सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। भैया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 से 147। इसका मैं डिटेल बताऊंगा, इसका पूरा डिटेल, लेकिन इससे पहले तुमको थोड़ा सा बात समझना। यहीं से आपका स्टार्ट कर दे रहे, टाइम बच जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसको समझना थोड़ा सा आपका आवश्यक है। यानी यहां पर क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, आपको बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से मजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट यानी अभी जो आप देखते हो कि आपके यहाँ पर जैसे आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या आता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर में क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका बाद आपका आ जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा मान्यता नहीं है, यहां तक 3 चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भाई ये जो आपके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, क्या ये पूरी तरह से भारत सरकार या भारतीय लोगों के द्वारा बने हुए हैं? क्या इसके जनक जो आपके यहाँ का पूरा जुडिशियरी सिस्टम है, भारत की न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका के जो जनक हैं, क्या वो पूरी तरह से गॉड फादर इंडिया वाले हैं? क्या जो गॉड ऑफ फादर हैं वो पूरी तरह से इंडिया वाले ही हैं? क्या कि जो आपकी पूरी जो न्याय व्यवस्था थी, इन्हीं जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं साहब? भारतीय न्याय व्यवस्था, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। ये जो जुडिशियरी सिस्टम है, क्या ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है? तो आप कहोगे नहीं साहब। तो अगर ये इंडिया की नहीं है तो ये किसकी है साहब? ये है भैया साहब ब्रिटिश वालों की। जो हमारे यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम है वो पूरी तरह से किसके उस पर चलता है? ब्रिटिश सिस्टम पर चलता है। भाई आज भी आप देखोगे करंट में, वर्तमान में इंडिया का कौन है भाई? सॉरी, इंडिया का पूरा जुडिशियरी सिस्टम देखोगे वो पूरी तरह से किसके रूल्स नियम पर काम करता है साहब? ब्रिटिश के रूल्स नियम पर काम करता है। देखिए महाराज,
भैया आपने सुना होगा कि जो ब्रिटिश का एक एक्ट चलता था, सबसे पहले जो आपका एक्ट आया था वो आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें क्या कहा गया था? आइए बताते हैं, पूरा आपके सामने अभी पूरा आ जाता है भैया। जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसमें एक बात कही गई थी, ब्रिटिश इंडियन पार्ट को न्याय दिलाने के लिए क्या बनाया जाएगा? आपका एक न्यायालय बनाया जाएगा। भैया जो ब्रिटिश इंडियन पार्ट है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? ब्रिटिश इंडियन पार्ट यानी जो भारत का हिस्सा था, और उस जो भारत के हिस्से पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश का हिस्सा था। उसको एक लॉलीपॉप देने के लिए कि साहब आप अगर हमारे साथ में हो तो आपके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हम आपके लिए बहुत ही बेहतर करें। अब आप कहोगे क्या 1773 से पहले यहाँ पर जजमेंट नहीं होता था? क्या ब्रिटिश से पहले यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होता था क्या? भैया आप देख रहे हो, ब्रिटिश से पहले आपके यहाँ पर किसका चल रहा था? मुगलाई डायनेस्टी चल रहा था, मुगल काल चल रहा था। जो मुगल काल में जितने राजा महाराजा थे वो कोई पीएचडी या एलएलबी किया हुआ नहीं था। ज्यादातर कैसे थे साहब? पूरी तरह से अंगूठा छाप थे। पूरी तरह कैसे थे? आपके अंगूठा छाप थे। एक सेकंड रुकेगा। हाँ। हम्म। सॉरी। तो जो मुगल वाले थे, जो मुगल डायनेस्टी में जितने भी राजा महाराजा थे, वो पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं थे। उनके यहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप लाल किला घूमने जाते हो, आगरा वगैरह कहीं घूमने जाओगे, तो एक बहुत चौड़ी सी टेबल आपको एक मतलब हॉल बना होगा, सभागार सा, उसमें एक टेबल सी पड़ी होगी, उस पर मतलब राजा महाराजा बैठते हैं, उसको बोलते हैं तख्ते ताउत। तख्ते ताउत क्या होता था कि राजा वहां बैठ गया और पब्लिक जो सामने बैठी है, पब्लिक के अकॉर्डिंग जजमेंट करना। यानी एक केस आज आया है, उस पर जजमेंट कुछ और होगा, कल आएगा उस पर जजमेंट कुछ और होगा, और कल किया उस पर जजमेंट कुछ और होगा। यानी जैसा राजा का दिमाग काम कर रहा है
उसी हिसाब से क्या होता था साहब, जजमेंट होता था। लेकिन आज क्या होता है, चाहे उसने कल मर्डर किया हो, आज मर्डर किया हो या आने वाले भविष्य में मर्डर करेगा, सबके लिए कैसा है, इक्वल है। तो ये वाला सिस्टम सबसे पहले किसने कहा था, आपके ब्रिटिश ने, कि साहब हमारे लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई उच्च वर्ग है, ना कोई निम्न वर्ग है, हम सब के लिए एक जैसा क्या करेंगे साहब, जजमेंट करेंगे, सबके लिए एक समान जजमेंट रखेंगे। किसमें साहब, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कहा साहब, इंडियन ब्रिटिश पार्ट को न्याय दिलाने के लिए क्या बनाया जाएगा साहब, एक न्यायालय बनाया जाएगा। और इन्हीं की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इससे पहले कोई आपके भारत में न्यायालय नहीं था, 1773 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में आपका पहला न्यायालय स्थापित किया, फर्स्ट कोर्ट। फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया इन 1774 इन कैलकाटा। इसके जो जज थे वो कौन थे भैया साहब, एलिजा एम्पे। कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कलकत्ता जज बना, कलकत्ता पहला न्यायालय बना, उसके पहले जज कौन थे साहब, एलिजा एम्पे थे। पूरे भारत का सबसे पहला कहां पर बनाया गया साहब, आपके कलकत्ता में बनाया गया। लेकिन ये किसके लिए काम कर रहा था मेरे भाई, सिर्फ इंडियन ब्रिटिश पार्ट के लिए। और स्टार्टिंग में इसने काम बेहतर किया, आगे इसका पूरी फिल्म कल बताते हो, कल आपकी क्लास में पूरा खत्म करेंगे सुप्रीम कोर्ट। एक बार आप भी घर से पढ़ के आइएगा, अभी की क्लास में कोई डाउट हो आप भेजिएगा, कल इस पर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा बात करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, कल फैसला होगा कोर्ट का। रीमा जी आपका आंसर शरद अरविंद बोबडे। बोबडे साहब ही हैं क्या अभी? हाँ, करेंट में बोबडे साहब ही हैं। अभी नया नाम आ गया है, बनाए जाएंगे, उनके बारे में पूरा बताते हैं। कल इस पर बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। आज आपका टाइम बर्बाद किया, लेकिन एजीए आपका कंप्लीट करा दिया, एजीएस करा दिया, इसको स्टार्ट करा दिया। करा तो और देता, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी हुई है, जो आपको कोई झूठ नहीं, बड़ा सत्य बोलता हूँ मैं और ज़्यादा पढ़ाने 15 मिनट और पढ़ा देता, लेकिन थोड़ी सी भूख लग रही है, बढ़िया सा खाता हूँ पराठे सराठे। ठीक है, आप भी खाइए, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरी तरह स्मार्ट होते जाइए। चलिए साहब, मिलते हैं रंगारंग कार्यक्रम के साथ कल। जब तक के लिए धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र भाई। भाई कल आपका खत्म किया था एजीआई और सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग यशस्वी जी। गुड मॉर्निंग स्वाति मैम। सुप्रीम कोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो सुप्रीम कोर्ट से ही आपका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 से 147। एक तो यही आ जाता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कौन से आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 से 147। दूसरा आपसे पूछता है इनमें से भारत की न्याय व्यवस्था किसे कहा जाता है, इंडिया की इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम किसे कहा जाता है। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या आता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर में क्या होता है, इन तीनों को मिला दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों को क्या बोला जाता है, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, भारतीय न्याय व्यवस्था, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, भारतीय न्याय व्यवस्था। अब यहां पर कोई बात नहीं भाई, सबका रिगार्ड है, सबका सम्मान है। यहां पर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम है, क्या इसको पूरी तरह से भारत के संविधान सभा ने तैयार किया था क्या। जो भारतीय न्याय व्यवस्था है ये आपका सुप्रीम कोर्ट है जो यहां से यहां तक है, और ये पूरा सिस्टम क्या ये भारतीयों के द्वारा निर्माण है, भैया आपका आंसर है नो। ये जो आपका पूरा जुडिशियरी सिस्टम है, ये आपका पूरा जुडिशियरी सिस्टम है, ये आपके इंडिया की पब्लिक के द्वारा नहीं बनाया गया, ना यहाँ की संविधान सभा ने बनाया है, ना यहाँ के किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसको तैयार किया गया है। सबसे पहले आपके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नाम कैसे आया, कैसे वर्क किया, अगर ये इंडिया वालों ने नहीं बनाया तो यहाँ पर आपके हिसाब से देखो, इंडिया से पहले यहां पर कंट्रोल कौन कर रहे थे, ब्रिटिश से पहले कौन थे यहां पर, मुगल। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भैया जो मुगल वाले थे ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो मुगला डायनेस्टी वाले थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि जो इस टाइप का बना सकें। ब्रिटिश वाले थोड़े से पढ़े लिखे थे। तो यहां पर आपका जो पूरा जुडिशियरी सिस्टम है, इस जुडिशियरी सिस्टम को पूरी तरह से बनाने का क्रेडिट जाता है किसको साहब, ब्रिटिश को। जो आपके इंडिया में भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव डालने का पूरा क्रेडिट जाता है ब्रिटिश को। कैसे जाता है ये मैं कल आपको समझा रहा था, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक था इसलिए बता नहीं पाया था, आज आपको अच्छे से बताता हूं।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या भारतीय न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी इसको जो तैयार किया गया था वो किस आधार पर कैसे कैसे तैयार किया गया था। देखो सिंपल बात समझिए, कहीं पर कोई डाउट हो बीच में तुरंत कमेंट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका साथ जरूरी है। प्रमोद भाई गुड मॉर्निंग, सभी लोग बना रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट तो सभी ये नाम सभी की समझ में आ रहा होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी, किसके लिए? ट्रेड के लिए। गुड मॉर्निंग अवधेश भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी ट्रेड के लिए, लेकिन ट्रेड के साथ साथ उसने यहां पर अपना क्या स्टार्ट किया था? पॉलिटिकल एरिया स्टार्ट किया था, यानी कुछ एरिया पर अपना क्या किया था? कंट्रोल किया था, यानी कुछ एरिया उसके अंडर में आ गए थे। तो जो एरिया उसके अंडर में आ गए थे, यानी मुगल से वो हट गए, मुगल से हटने के बाद जो एरिया ब्रिटिश के अंडर में थे तो उनको कंट्रोल करने की पूरी पावर किसके हाथ में थी? कंपनी के हाथ में थी। लेकिन कंपनी तो यहां पर किसके लिए आई थी? ट्रेड के लिए आई थी। तो कंपनी के ऊपर हेड कौन बना हुआ था? ब्रिटिश बना हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ब्रिटिश पार्ट पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाकर भेजा था, जिसका क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ अपनी कंडीशंस भेजी थी कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। वो आगे का अलग मैटर है, कैसे कैसे क्या होगा, जो हमारे मतलब का मैटर है। इसमें ये कहा गया इंडियन ब्रिटिश पार्ट, यानी भारत का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का है। इंडियन ब्रिटिश पार्ट को न्याय दिलाने के लिए एक न्यायालय की स्थापना यानी यहां पर एक अनाउंसमेंट किया कि इंडियन ब्रिटिश पार्ट को न्याय दिलाने के लिए एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अब यहां पर आपके दिमाग में एक हल्का सा डाउट बन रहा होगा कि भैया इससे पहले न्याय नहीं मिलता था क्या? भैया इससे पहले जो न्याय मिलता था वो मिलता था मुगलों के अकॉर्डिंग, जो मुगलों के राजा वगैरह होते थे। और मुगलों की जो न्याय व्यवस्था थी, जो उनका जुडिशियरी सिस्टम था, वो उनका बहुत गंदा था। इसी का, उनके इस वीक पॉइंट का फायदा उठाया ब्रिटिश ने और अपनी धाक जमा ली। यानी जो मुगल वाले थे वो क्या करते थे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी कंडीशन उसके हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशंस क्या करते रहते थे? तैयार करते रहते थे। तख्ते ताऊत पर बैठकर हर दिन एक नया जजमेंट, हर दिन कुछ नहीं कि साहब इसको गरम तेल के पीपे डलवा दो, यमुना जी उल्टा लटकवा दो, दीवार में चिनवा दो, इसके हाथों में कील ठोक दो। यानी वो एक न्याय नहीं था, जो एक सजा मिलती थी वो सजा नहीं थी, एक अत्याचार था। तो लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और जो अत्याचार था वो सबके लिए एक जैसा नहीं था। जाति, धर्म, वंश, कलर, बॉडी, कद काठी देख के सबके लिए क्या था? अलग अलग था। और लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसके लिए कैसा हो?
इक्वल हो। जैसे आज आपका इंडिया है जिसमें आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था, चाहे कोई कैसा भी वर्ग का हो। तो इन्होंने पहली बार इस बात को कहा कि हमारे साथ जो जुड़कर रहेगा उसके साथ हम इक्वल ट्रेड करेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कैसा भी हो। तो लोगों को लगा कि यार ये तो भगवान बन के आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बेहतर करना चाह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं साहब। तो जो मुगलों की कमी थी उसको इन्होंने अपनी एक ताकत बनाया और यहां पर क्या अनाउंसमेंट किया कि इंडियन ब्रिटिश पार्टी को न्याय दिलाने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसी घोषणा के अकॉर्डिंग ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, इसी अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 1774 में फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया, भारत का पहला न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया, कलकत्ता में। इसके पहले जज भैया समझ गए होंगे साहब, याद रखिएगा थोड़ा सा। भारत में पहले न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1774 में। किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। पहले न्यायाधीश कौन थे साहब, एलिजा एम्पे थे। अब भैया थोड़ा सा यहां पर बात को समझिएगा, ये कलकत्ता किसके लिए काम कर रहा था, ओनली फॉर इंडियन ब्रिटिश पार्ट, नॉट ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ कहां के लिए काम कर रहा था, इंडियन ब्रिटिश पार्ट के लिए। भाई यहां पर लोगों को टाइम से क्या मिल रहा था इस एरिया में, सबसे जो जरूरी था रोजगार। रोजगार के बदले ये टाइम से पेमेंट कर रहे थे, और किसी के साथ में कोई दिक्कत हो रहा था तो उसको क्या मिल रहा था, न्याय मिल रहा था। तो जो एरिया इंडियन ब्रिटिश पार्ट में थे, तो उनके आसपास के जो एरिया थे उनको लग रहा था कि यार पता नहीं ये जो ब्रिटिश वाले हैं वो इस एरिया को पता नहीं कौन सी खीर पिला रहे हैं, हम नहीं पी पा रहे। तो इनके जो नियरेस्ट पार्ट थे, जैसे कलकत्ता के नियरेस्ट में कोई हिस्सा था जिस पर मुगलों का कंट्रोल था, तो उस एरिया की पब्लिक ने अपने मन से ही अपने राजा के खिलाफ बगावत करके अपने आप को कहां पर शामिल करना शुरू कर दिया, इंडियन ब्रिटिश पार्ट में। अब जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, यानी कुछ तो बगावत करके शामिल होते गए और कुछ को मुगलों ने लड़ाई झगड़े, आपने देखा होगा प्लासी बैटल, प्लासी, बक्सर और छोटे छोटे हुए, कुछों से संधि किया पैसे देके कि यानी साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से इनको अपना साम्राज्य बढ़ाना था। तो बगावत करके, लड़ाई लड़के, धंधे कर, डील करके, किसी भी तरीके से। अब इनका ये वाला जो पार्ट था, गौर करिएगा बात को, इंडियन ब्रिटिश पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता जा रहा था, लेकिन न्याय करने का जो एरिया था वो मेरे भैया सिर्फ कहां पे था, जो न्याय करने का एरिया था वो सिर्फ कहां पे बना हुआ था, कलकत्ता में बना हुआ था। तो भाई एक पॉइंट थोड़ा सा यहां पर बात समझिएगा, यहां पर मैं रुकूंगा। तीन नाम है यहां पर, रियासत, प्रेसिडेंसी, प्रांत, प्रोविंस, राज्य, स्टेट।
तीनों में क्या फर्क है? आपके सामने बार बार आता होगा प्रेसिडेंसी, प्रोविंस, स्टेट। तो सिंपल भैया मेरी बात समझना, रियासत, मुगल टाइम में जो राजा थे उनका एरिया, या जो शासक होते थे या जो राजा होते थे, किसी एक प्रॉपर व्यक्ति का किसी एक एरिया पर कंट्रोल, उसी एरिया को क्या कहा जाता था? रियासत। जैसे आपका जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर पर किसका कंट्रोल था? राजा हरि सिंह का कंट्रोल था। तो रियासत किसकी हो गई साहब? राजा हरि सिंह की हो गई। भाई जैसे ब्रिटिश ने इस जगह से लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश ने इनसे लड़ाई लड़ी और रियासत को अपने एरिया में ला लिया, तो जो रियासत थी उसका नाम क्या पड़ रहा था? प्रांत। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड, ये वही तो है प्रांत। यानी यूपी को किसने जीत लिया था साहब? आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो प्रांत किसको कहा जाएगा मेरे भैया? जिस एरिया पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और जैसे ही इंडिया आजाद हो गया 1947 में, तो ब्रिटिश तो चली गई, तो जैसे ही जो प्रोविंस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए साहब? स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो गए साहब? स्टेट में। अब यहां पर आप बात समझिएगा साहब, जितनी सारी रियासत थी वो सारी प्रांत नहीं बनी थी। जितनी रियासत थी वो सारी प्रांत नहीं बनी थी, लेकिन जितने प्रांत थे वो क्या बने थे साहब? स्टेट बने थे। जितने प्रांत थे वो क्या बने थे साहब? यानी आजादी के बाद भी, आजादी के समय भी आपके देश में क्या चल रही थी साहब? रियासत बची हुई थी। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान की रियासत, मेवाड़, ये सब आपकी क्या बची हुई थी? यानी इन्होंने इनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बाद में भारत सरकार ने अपनी डील करके, किसी तरीके से वार्तालाप करके इनको कहां पर शामिल कर लिया था? स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में। तो मेरा भी यहां पर इनकर हम पूरा डिस्कस करेंगे। मेरा भी आपको समझाने का मतलब था कि जहां पर प्रेसिडेंसी का नाम आए, रियासत का नाम आए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि मेरे भैया ये कहां की बात हो रही होगी, कि किसी एरिया पर किसका कंट्रोल रहा है? मुगल शासक या राजा का। प्रोविंस, सीधे अपना दिमाग लगा लीजिए, कहां पर साहब? ब्रिटिश। और स्टेट यानी जो आपका इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, जो आपके भारत सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं, वो क्या है साहब? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बात समझ गए होगे साहब? अब जो मैं आपको मुद्दा समझाना चाह रहा हूं वो आपको पूरा समझ में आएगा। अब मेरे भैया मैं यहां पर आपसे क्या कह रहा था कि जैसे जैसे आपका ब्रिटिश लड़ाई लड़ लड़के अपने एरिया को बढ़ा रहे थे, तो इस पार्ट पर बोझ बढ़ रहा था। अब जब बोझ बढ़ रहा था तो आपस में क्राइम भी बढ़ेगा। अब जजमेंट कहां से हो रहा था? कलकत्ता से हो रहा था। तो कलकत्ता पर वर्कलोड क्या हो रहा था? अधिक हो रहा था। तो इस वर्कलोड को कम करने के लिए इस कलकत्ता ने अपने अंडर में क्या बना दिए साहब? प्रांतीय न्यायालय, प्रोविंस कोर्ट। यानी कलकत्ता बन गया साहब हेड, और यहां पर क्या बना दिया साहब? प्रांतीय न्यायालय। कि जैसे एरिया बढ़ता वैसे ही एक क्या बना दिया जाता? प्रांतीय न्यायालय। इसमें से ये एरिया बढ़ा, यहां बना दिया। तो यानी न्याय व्यवस्था एक सही प्रकार से चल रही थी।
भाई बहुत लंबे टाइम तक इसी तरीके से चला कि कलकत्ता कर रहा है और कलकत्ता के अंडर में क्या बना दिए, प्रांतीय न्यायालय। लेकिन यहां पर बात क्या थी साहब कि जो जजमेंट कलकत्ता कर रहा था वही जजमेंट कौन कर रहा था, प्रांतीय न्यायालय कर रहा था। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से बात समझिएगा साहब कि जो जजमेंट कलकत्ता कर रहा था, यानी जितनी पावर इसके हाथ में थी कलकत्ता कोर्ट के पास में, उतनी पावर किसके पास में थी, प्रांतीय न्यायालय के पास थी। अब किसी व्यक्ति को यह लगा कि साहब इसने जजमेंट क्या किया है साहब, गलत किया है, इसने जो हमको जजमेंट दिया है वो गलत दिया है, हम अपील करना चाह रहे हैं। तो इन कोर्टों की, इनकी सबकी अपील कहां जाती थी साहब, गवर्नर के पास। अब भाई कुछ टाइम तक तो पब्लिक मूर्ख बनती रही, कुछ टाइम तक पब्लिक मूर्ख बनती रही। अब किसी व्यक्ति ने, और कुछ यहां पर आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने यहां पर मूवमेंट में कहा कि भाई यहां पर जो कलकत्ता में बैठे हुए हैं या ये यहां पर प्रांतीय न्यायालय में बैठे हुए हैं, ये लॉ के बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ये जो गवर्नर है ये लॉ का तो व्यक्ति है नहीं है। बोले यहां से कोई गलती होती है तो तुम अपील कहां डाल रहे हो साहब, गवर्नर के लिए। बोले तुम्हें ये गवर्नर कितना बड़ा मल्टी टैलेंटेड इंसान लग रहा है कि जो आपको ये जजमेंट दिला देगा। अब यार पब्लिक बोली यार बात तो सही है, बोले यहां पर तो मामला गड़बड़ है। बोले जब इतने अच्छे एक्सपर्ट व्यक्ति जो लॉ के इतने खतरनाक हैं वो गलती कर सकते हैं तो इस पर ट्रस्ट करना कहां तक सही है। तो पब्लिक ने यहां पर एक डिमांड शुरू की, यहां पर एक डिमांड शुरू की कि इनके ऊपर हमें एक क्या चाहिए साहब, अपर कोर्ट चाहिए। इनके ऊपर हमें क्या चाहिए साहब, एक अपर कोर्ट चाहिए जो हमारे लिए क्या करे साहब, अपील करे। बात समझिएगा साहब, यानी यहां पर डिमांड छिड़ गई साहब। पब्लिक ने लगातार कहना शुरू कर दिया कि साहब हमको यहां पर एक अपर कोर्ट चाहिए जो हमारा क्या कर सके साहब, जजमेंट अपील कर सके। अगर वो कोर्ट हमारे लिए गलत डिसीजन देता है तब हम कहां पर जाएंगे साहब, गवर्नर के पास जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बोले साहब हम नहीं बना रहे, क्योंकि जब तक पब्लिक ने इस बात को उठाया था तब तक भारत की पूरी पब्लिक किसके अंडर में कैप्चर हो चुकी थी साहब, ब्रिटिश की क्राउन के अंडर में। और ब्रिटिश की क्राउन ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया था, इंडिया इज नॉट ए इंडिया, इंडिया इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत अब भारत नहीं है, भारत अब ब्रिटिश सरकार का हिस्सा है, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये बात छिड़ गई कि साहब ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। बोले जैसे हमारे साथ मुगल कर रहे थे सेम हमारे साथ कौन कर रहा है साहब, ब्रिटिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक छोटा सा पॉइंट भी 1857 की क्रांति का एक कारण बना। भाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक आया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, एक एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक्ट तब आया था जब ब्रिटिश की पूरी कंडीशन भारत में क्या हो गई थी, लड़खड़ा गई थी पूरी तरह से, मतलब ना चल पा रहे थे ना पीछे लौट पा रहे थे। तो उन्होंने एक भारतीयों को लॉलीपॉप देना चाहा। बोले आप जो कहोगे हम वही अपने एक्ट में बनाएंगे। तो भैया पहला एक्ट था जो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, इंडिया की पब्लिक के अकॉर्डिंग बनाया गया था, कि जो भारत की पब्लिक ने कहा था उसी को कहां पर मेंशन किया गया था साहब,
इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। और इसी का ये कारण है कि जो आपका आर्टिकल 395 है, 395 में से 250 से ज्यादा आर्टिकल कहां से लिए हैं साहब? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। क्योंकि ये वाला पूरा एक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था? भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया गया था। बात समझ गए साहब? अब 1935 में डिमांड आ गई साहब कि हमारे लिए जजमेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या हो साहब? एक अपर कोर्ट हो। तो एक अपर कोर्ट बनाया साहब। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में एक न्यायालय बनाने का क्या किया साहब? अनाउंसमेंट किया। भैया इसका नाम क्या था साहब? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का संघीय न्यायालय। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का संघीय न्यायालय। भैया आप जो कलकत्ता, जो आपके प्रोविंस कोर्ट थे, उसमें अगर कोई जजमेंट किया जा रहा है और वो पब्लिकली किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी अपील कहां पर डाली जा सकती थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये कोई डायरेक्ट इसका एरिया नहीं था जो जजमेंट करे, ये सिर्फ किसके ऊपर काम करता था कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई जजमेंट है या फेडरल ऑफ जो आपका जितने प्रोविंस कोर्ट हैं वो कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा साहब? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ गए हो गए साहब? जैसे ही 1947 में आपका भारत आजाद हुआ, तुरंत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को समाप्त करने की बात कही गई। लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को समाप्त ना करके संविधान सभा ने 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके पहले जस्टिस थे H.J. कानिया। और मेरे भाई मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा,
जो आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था मेरे भाई, वो क्या बन गया आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो प्रांतीय न्यायालय थे ये क्या बन गए, हाई कोर्ट। भाई आप समझ रहे हो, हाई कोर्ट का पुराना नाम प्रांतीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भैया आप समझ गए होंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना और किस तरीके से हाई कोर्ट बना। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्माण में भारत का किसी प्रकार का कोई योगदान है? नहीं। ये जो आपका ब्रिटिश का जो आपका पूरा बना हुआ है इंडियन जुडिशरी सिस्टम, ये पूरी तरह से किसका है साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। आप आज भी गौर कर लीजिए, आप अगर किसी का मर्डर करते हो गोली मार के तो वो आपके ऊपर मर्डर है, लेकिन आप किसी को गाड़ी से कुचल देते हो तो वो सिर्फ क्या है, गलती है। ये नियम किसके बने हुए हैं, ब्रिटिश का ही तो बना हुआ था। उस समय क्या होता है, जितनी गाड़ी घोड़ा थे वो हमारे पास तो होते नहीं थे, भारतीयों के पास, वो किसके पास होते थे, ब्रिटिश वालों के पास होते थे। उन्होंने किसी को मारना है तो लेके कुचल दिया, उनकी गलती हो गई। और लेकिन भारतीय क्या करते थे, घोड़े पे जाते थे, धक 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 धक, और भाला लेकर खींच के मारते थे। यानी आपने मर्डर किया है, उनसे गलती हुई है। आज भी वही चल रहा है साहब। तो ये जो आपका पूरा भारत की न्याय व्यवस्था है, इसका 100% क्रेडिट किसको है साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव कहां पर पड़ी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। और आधुनिक या वर्तमान की न्याय व्यवस्था की नींव किस एक्ट के अकॉर्डिंग पड़ी, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग पड़ी। अब मेरे भाई एक बार आप फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या आपको बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी? आगे चलें भाई? हाँ बोलो, कमेंट करो फटाफट, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है? भाई किसी का कोई डाउट हो फटाफट कमेंट करो। ओके मोनू भाई, बढ़िया। भाई किसी को मारना है तो कार का यूज करो, गन का यूज करोगे तो तिहाड़ जेल आपका बहुत बेहतरीन तरीके से इंतजार करेगी। और कार से कुचल दोगे तो कुछ नहीं है साहब, लाइसेंस जमा कर दो, काम खत्म। 2 दिन में जमानत करवा लाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओके रखना। अगर क्लियर हो तो भाई आगे चलें, आगे बहुत बड़ा टॉपिक है ये।
ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एक सेकेंड। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं हल्का सा। जो आज आपके यहां पर सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, उसका पूरी तरह से बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो आपकी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपके मुगलों के टाइम पर नहीं था। मुगलों के टाइम पर क्या होता था, वो अपने मन से जजमेंट करते थे। जो एक सबके लिए इक्वल जजमेंट करने का सिस्टम आया था, वो कहां से आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जिसमें इंडियन ब्रिटिश पार्टी, यानी जिस एरिया पर लड़ाई लड़के किसने जीत लिया था? मुगलों से ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको क्या कहते थे? इंडियन ब्रिटिश पार्ट को न्याय दिलाने के लिए क्या कहा गया? एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग 1774 में क्या बनाया साहब? कलकत्ता में बनाया। जैसे कलकत्ता पर वर्कलोड बढ़ता गया, तो उसके वर्कलोड को कम करने के लिए यहां पर क्या बना दिया? प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय आगे चलकर क्या बन गए साहब? हाई कोर्ट बन गए। लेकिन इन प्रांतीय न्यायालय की अपील करने का अधिकार नहीं था, लेकिन पब्लिक की डिमांड की इनको क्या मिले साहब? अपील करने का अधिकार मिले। तो अपील करने के अधिकार के लिए 1935 में यहां पर क्या बनाया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो आज आपका काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आपका डायरेक्ट नहीं जाता है। अगर आपको हाई कोर्ट में कोई जजमेंट सही नहीं मिल पाता है, तब आपका मैटर कहां पर पहुंचता है साहब? सुप्रीम कोर्ट में। सेम ऐसे ही कि प्रांतीय न्यायालय में अगर कोई जजमेंट सही नहीं हो पा रहा था, तो उसका मैटर कहां पर पहुंचता था साहब? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। समझ गए होगे साहब बात को? कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं साहब। यानी कुल मिलाकर आपको यहां पर इतना समझ में आ गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था साहब? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर आपने इसको ढंग से सुन लिया है तो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मास्टर नहीं बनना है, कोई आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। आप पेपर देने जाओगे, अगर आपने ध्यान से मन लगाकर सुना है तो 100% कह रहा हूं आप इसमें सही टिक लगाकर आओगे। 4 सवाल बनते हैं यहां से। सबसे पहला बनता है, भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव किस एक्ट के द्वारा डाली गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आधुनिक या वर्तमान की न्याय व्यवस्था की नींव किसके अकॉर्डिंग डाली गई? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्योंकि वर्तमान में आपके यहां पर क्या चल रहा है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये आपका क्या बन गया? हाई कोर्ट। और ये आपका क्या था साहब? सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंडर में क्या है साहब? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे मेन जरूरी क्या है साहब? हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट के अंडर में 2 या 2 से अधिक स्टेट भी आ सकते हैं, जिनसे उसको क्या कर लिया जाएगा साहब? कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर भैया आगे चलते हैं। एक बार वीडियो को दोबारा सुन लेना, क्लियर हो जाएगा साहब। क्लियर? आगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई भैया? 28 जनवरी 1950 को इसकी क्या थी साहब? स्थापना। भैया इसकी स्थापना के समय, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसके न्यायाधीशों की संख्या
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना के समय इसके जजों की संख्या कितनी थी साहब? 1 + 7 8 थी। यानी एक आपका कौन है साहब? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश। और 7 क्या है साहब? एक आपका जो आपका CGI है, जिसको बोला जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये हो गया। और 7 क्या थे साहब? अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने थे साहब? 8 थे। भैया जैसे जैसे भारत में पब्लिक बढ़ी, क्राइम बढ़ा, नए नए स्टेट बने, यूनियन टेरिटरीज बढ़े, क्राइम बढ़ते गए, तो क्राइम बढ़ने के साथ साथ किस पर वर्कलोड आता गया साहब? सुप्रीम कोर्ट पर वर्कलोड बढ़ता गया। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट पर वर्कलोड बढ़ा, तो यानी जहां पर लगा ये काम नहीं कर पा रहे, वैसे वैसे इनकी संख्या को क्या कर दिया गया साहब? इंक्रीज कर दिए गए। तो भैया अभी आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में इसके जजों की संख्या कितनी है साहब? वर्तमान में भैया सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 1 + 30। टोटल कितने साहब? 31। जो इनकी संख्या थी उसमें जो चेंज हुआ था वो कब हुआ था भैया साहब? फरवरी 2009 में। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो जजों की संख्या है इसको और बढ़ा दिया जाएगा। इसको किया जाएगा 1 + 32। कोई बात नहीं, तो पीछे गए और क्लास देख लें, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर समझ लो, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इसको 1 + 32 यानी ये टोटल करने किए जा रहे हैं साहब 33। टोटल कितने किए जा रहे हैं साहब? 33 किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? फरवरी 2009 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब यहाँ पर छोटा सा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि पहली बार जो आपके 8 थे, इनमें पहली बार जो चेंज हुआ था वो कब हुआ था? पहली बार 1956 में 8 से बढ़ाकर कितने किए गए थे? 10 किए गए थे। इसके बाद में जो सेकंड चेंज आया था वो 1960 में, जिसमें कितने किए साहब? 13। तीसरा चेंज कब आया? 1977 में, जिसमें कितने किए गए? 17। इसके बाद आपका चेंज आया 1986 में। इसके बाद चेंज आया 2009 में, कितने किए साहब? 31। और अगला जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2019 में, कितने किए जा रहे हैं? 33। भैया समझ रहे हो मेरी बात को साहब? यानी जो 1950 में कितने थे? 8 थे। 56 में कितने हो गए साहब? 1 + 9
10, 1960 में 13, 77 में 17, 86 में 25, 2009 में कितने 31 और 2019 में 33 किए जा रहे हैं। आपके पीसीएस के एग्जाम में एक सवाल यहां से पूछ लिया जाता है कि 1986 में जजों की संख्या कितनी थी, 25, 1 प्लस। अगर वहां पे पूछे कि कुल जजों की संख्या कितनी थी, 25, अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी साहब, 24 थी। तो ये आपकी समझ रहे हो साहब, इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझ लिए, नोट कर लेना अपना आराम से। तो यहां पर आप थोड़ा बात समझ गए होंगे साहब बात को, कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी मेरे भैया कब हुई, 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। स्थापना के समय जजों की संख्या कितनी थी, 1 + 7 8 थी। एक आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया, 7 क्या हो गए अन्य न्यायाधीश। अभी करंट में कितने चल रहे हैं साहब, 1 + 30 31 चल रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फरवरी 2009 के अकॉर्डिंग। जो नए हैं उनका भी डाटा पूरी तरह से अपडेट नहीं किया है, और इनकी जो संख्या थी वो कब कब चेंज हुई साहब, तब तब चेंज हुई साहब। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन काम क्या होता है कि जो आपके हाई कोर्ट हैं उनकी जितनी भी अपील वगैरह हैं उनको क्या करना साहब, एक्सेप्ट करना। यानी आपको कोई जजमेंट हाई कोर्ट से सही नहीं मिल पा रहा है तो उसकी आप अपील कहां पर डाल सकते हो साहब, सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। अब मेरे भाई आप सोचो कि पूरे भारत में कितने सारे हाई कोर्ट्स हैं, इसके साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोई लड़ाई हो रही है, उस पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कोई पब्लिकली मैटर चल रहा है, जैसे राम मंदिर का विवाद था, कावेरी नदी विवाद है, यानी जो देश के छोटे छोटे इश्यूज हैं वो भी कौन कर रहा है साहब, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि ये 31% में कौन से इतने खतरनाक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया पर इतनी धाक जमाए बैठे हैं। यानी साला जो काम हाई कोर्ट तारीख पर तारीख सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और ये पता नहीं कौन सी ग्लूकोन डी पीकर बैठते हैं और धड़ाके से इनका सॉल्यूशन कर देते हैं साहब। यानी ये 31 लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, पूरे इंडिया के लिए हेड बने हुए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा बात समझिए। यानी अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर काम अधिक आ जाता है तो अपने काम को कैसे मैनेज करता है, तो बहुत ध्यान से बात समझिएगा साहब। यानी यहां पर तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए होगे साहब। तो यहां देखिए, लाइन को ध्यान समझिएगा साहब। अगर किसी समय सुप्रीम कोर्ट पर कार्यभार अधिक हो जाता है तो उस कार्यभार को कम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देकर
अस्थायी राष्ट्रपति को सलाह देकर अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कराता है। हु इज टेम्परेरी जज? कौन होते हैं टेम्परेरी? कुछ टाइम के लिए आते, कुछ टाइम से चले जाते हैं। तो मेरे भैया अस्थायी न्यायाधीश एड हॉक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश। रिटायर्ड जस्टिस भैया राष्ट्र अगर किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट पर भार बोझ अधिक हो जाता है तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है? एड हॉक या रिटायर्ड जस्टिस। आप कहोगे साहब एड हॉक कौन है, रिटायर्ड कौन है? पहले एक बार बताओ, इसमें कोई आपका कंफ्यूजन तो नहीं बन रहा है साहब? सिंपल बात समझना साहब। जब उसकी स्थापना हुई 50 में कितने लोग थे? 8 थे। जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे क्या करते गए साहब? बढ़ाते गए। करंट में कितने हैं साहब? 31 हैं। अब भैया ये कब की संख्या है? 2009 की संख्या है। 2009 से अभी चल रहा है साहब 2020। नए नए क्राइम भी बढ़ गए, पब्लिक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आप 10 साल में जो वर्कलोड बढ़ रहा है उस वर्कलोड को कैसे मैनेज करेंगे? तो उस वर्कलोड को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट कर लिया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश और रिटायर्ड जस्टिस। अब आप कहोगे साहब हु इज एड हॉक जस्टिस? तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? भैया एक लाइन में समझ लेना साहब, जो 31 हैं 31 है, इनमें से कुछ लोगों का कार्यकाल मान लीजिए 2 या 3 महीने के अंदर खत्म हो रहा है। कुछ लोगों का कार्यकाल 2 या 3 महीने के अंदर खत्म हो रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आते हैं वो कहां से आते हैं साहब? जो आपके टोटल हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्टों में जो सुप्रीम कोर्ट आने की क्वालिफिकेशंस को पूरा कर लेते हैं वो यहाँ पर आने वाले होते हैं। उनका चुनाव पहले से हो चुका होता है कि जैसे ही यहाँ से कोई स्थान खाली होगा तुरंत आपको कहाँ पर भेजा जाएगा साहब? सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ लोग 5 लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहां पर जगह खाली होती है और हम अपना वहां पर क्या बनाएंगे साहब? स्थान बनाएंगे साहब। लेकिन ये बैठे कहां पर होते हैं? हाई कोर्ट में बैठे होते हैं। इनको ये पता है और जैसे ये हाई कोर्ट से हटेंगे तो इनकी जगह यहां पर कौन बैठे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले बैठे हैं। और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हटेंगे यहां पर क्या बैठा है? पीसीएस जे का जो एग्जाम होता है उसमें जो डायरेक्ट जज बन के जाते हैं वो इसी हिसाब से जाते हैं। यानी जैसे जैसे स्थान खाली होता जाएगा वैसे वैसे क्या करते जाएंगे? पहुंचाते हुए जाएंगे साहब। अब आप कहोगे साहब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने वालों की संख्या तो कम होती होगी साहब, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पैरेलल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे किसी को आपका बना दिया महिला आयोग का हेड बना दिया, किसी को एससी का हेड बना दिया, तो अलग अलग पोस्ट रहती हैं। अभी मेरे समझाने मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर वर्कलोड अधिक होता है और कुछ लोग यहाँ पर क्या होते हैं आने के लिए सेलेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन वो काम कहाँ पर कर रहे होते हैं साहब? हाई कोर्ट में कर रहे होते हैं। तो अगर किसी भी समय वर्कलोड अधिक होता है
तो इनको क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है साहब, एड हॉक जस्टिस। ऐसे बुलाने से दो फायदे होते हैं। एक तो इन हाई कोर्ट वालों की सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गई साहब, ट्रेनिंग हो गई, और सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड क्या हो गया साहब, समाप्त हो गया। और रिटायर्ड, आप समझ रहे हो कि जो यहां से रिटायर्ड होते हैं उनको यहां पर काम करने का एक्सपीरियंस होता है बहुत अच्छा, इनको काम करने का एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो सीजीआई राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि उन जज को दोबारा क्या कर लिया जाए साहब, बुला लिया जाए। तो 50% तो उनको वेतन के रूप में प्राप्त होता है, और 50% किसके रूप में प्राप्त हो जाता है, पेंशन के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से ये, लेकिन परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे ही वर्कलोड खत्म हुआ तुरंत इनको क्या किया जा सकता है साहब, समाप्त किया जा सकता है। अब तुम कहोगे कि भैया, अब आप कहोगे कि इतना ज्यादा जुगाड़ सुगाड़ क्यों किया जा रहा है कि एड हॉक को लेकर आओ या इनको लेकर आओ। अगर काम बढ़ रहा है तो सीधे जजों को क्या कर दिया जाए साहब, बढ़ा दिया जाए। मैं कह रहे हो, मैं आपने कहा साहब, बात तो बिल्कुल सही है साहब, कि जजों को सीधे सीधे क्या कर दिया जाए साहब, बढ़ा दिया जाए। काम बढ़ा, जज बढ़ा दो। लेकिन मेरे भैया, बात सरकार क्या कहती है, जो सरकार की पॉलिसी है कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में 5 बढ़ा दिए, बिल्कुल करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 बढ़ा दिए, तो इन 5 लोग को मान लो एक है, इसको देंगे साहब 2.5 लाख रुपए। ये तो इसका 2.5 लाख रुपए बेसिक पे है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जो आपका मिल रहा है 2.5 लाख रुपए बेसिक पे है, तो उसके खाते में जो जाता है 18 से 20 लाख रुपए जाती है साहब। 20 लाख रुपए ये हो गए, उसके साथ में एक 2-4 पेशकार होंगे साहब, 20 लाख रुपए उनकी सैलरी हो गई, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया। यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर हर महीने खर्च होता है 2.25 करोड़ पे। ये रिपोर्ट किसने निकाली है साहब, कैग ने निकाली है। अब 2.25 करोड़ का मल्टीप्लाई करो 5 में, अगर यहां पर 5 बढ़ते हैं तो हर एक हाई कोर्ट में कम से कम बढ़ेंगे 4-4, और उनका मल्टीप्लाई करो। तो सरकार सोच रही है कि जब काम जुगाड़ सुगाड़ से चल रहा है तो इनके ऊपर क्यों वर्कलोड डाला जाए। अगर किसी और डिपार्टमेंट की सैलरी को रोक दिया जाएगा तो थोड़ा बहुत चक्का जाम होगा, प्रदर्शन होगा, लेकिन इनकी सैलरी को रोक दिया तो जिसको उम्र कैद हो रही है वो बाइज्जत बरी होगा, और जो बाइज्जत बरी होगा उसको फांसी पे चढ़ा देंगे साहब। क्योंकि भारत की तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, और जब वेतन नहीं मिलेगा तो जजमेंट कैसे होंगे साहब, गलती होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत सोच समझकर इनकी संख्या को क्या करती है साहब, बढ़ाती है, कि इनको पूरी तरह से अफोर्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे साहब। अभी भी रीमा जी, पूरा आपका कार्यकाल वगैरह पूरा आ रहा है, सब कुछ आपको बताए जाएंगे, बस थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी इनकी नियुक्ति समझ लो, साला डायरेक्ट हटवा दोगी। वैसे आपको बता दें, इनका जो मिनिमम कार्यकाल है वो कोई फिक्स नहीं होता, मिनिमम कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो इनकी एज है वो जैसे ही 65 हो जाती है, एज इनकी 65 हो जाती है, इनको क्या कर दिया जाता है साहब, हटा दिया जाता है। तो आप भैया मेरी बात समझ गए होंगे साहब कि सुप्रीम कोर्ट पर अगर वर्कलोड अधिक हो रहा है तो उस वर्कलोड को किसके द्वारा कंट्रोल खत्म किया जाएगा, एड हॉक या रिटायर्ड जस्टिस से। एक बार भैया सब लोग बता दो साहब कि ये जो आपको पूरा यहां पर मैटर बताया है इसमें आपका कोई डाउट तो नहीं है। आगे का तो बहुत इजी मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
सही है। बिल्कुल, कभी भी पूछिए, कल पूछिए, परसों पूछिए, मैसेज से पूछिए, जैसे चाहो वैसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बताते हैं। ध्यान से बात समझिएगा साहब। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जज। एक सेकंड। न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति भैया किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑल जस्टिस अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट। भैया राष्ट्रपति किसको बनाएगा? राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके सलाह पर करता है? सीजीआई की सलाह पर। जितने भी अदर जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके बेस पर होता है? सीजीआई के सलाह पर। और जो अदर होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर होता है, जो अदर होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर होता है उनमें से किसको क्या बना दिया जाता है साहब? सीजीआई। अब यहां पर एक बात थोड़ा सा मैं रुकूंगा, आपका डाउट एक क्लियर करना है। भैया जिस समय जजों की संख्या कम थी उस समय कोई एक व्यक्ति क्या निकलता था साहब? वरिष्ठ निकलता था। लेकिन अभी आपकी जजों की संख्या क्या हो गई है साहब? बढ़ गई है। 1977 में पहली बार केस आया था कि राष्ट्रपति जी ने एक जज का नाम वरिष्ठता के आधार पर ओपन कर दिया कि ये व्यक्ति क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनेगा। जिस व्यक्ति का नाम ओपन किया उसका जितना डेट ऑफ बर्थ था, जितना उसका केस का हिस्ट्री था, सब कुछ जितना उसका था उतना ही क्वालिफिकेशन रखने वाला एक अदर जस्टिस था। उसने कहा साहब आपने इनका नाम ओपन किया है, मेरा नाम ओपन क्यों नहीं किया?
राष्ट्रपति महोदय बोले कि चलो साहब इनका नाम हटाकर आपका नाम ओपन कर देते हैं। अब जिसका नाम पहले ओपन हुआ था वो बोला कि मैंने क्या आपसे कहा था कि आप मेरा नाम ओपन करो, अब तो मैं ही बनूंगा। पीछे वाला बोला कि साहब आपने मुझको क्यों नहीं बनाया साहब। तो पहली बार थोड़ा सा घमासान छिड़ गया। राष्ट्रपति महोदय बोले कि साहब मुझको इस जंजाल से बाहर निकालो। तो भैया यहां पर दो सिस्टम आए, परेड सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम। परेड सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम। भैया आप समझ रहे हो साहब, अगर कहीं पर वरिष्ठता का जो सीनियरिटी का उल्लंघन होता है, बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं पर भी सीनियरिटी का उल्लंघन होता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें तो दो कंडीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो CGI है उसकी क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। भैया उसको क्या बोलते हैं साहब, परेड सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम। आपने सुना होगा कि अभी जो जज हैं आपका किस आधार पर बना दिए गए साहब, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर बना दिए गए साहब। दोनों सिस्टम क्या होते हैं, बात समझिए साहब। अब भाई मैं तो आगे का जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दम देता हूं ये तो आपको बता ही रहा हूं। अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप लोग सब सेटिस्फाइड हैं। इतना मैं कह देता, इससे आगे कहता भाई आगे चलो, तो आप भी आगे चलने को तैयार हो जाते। अब लेकिन ये बात आप कभी जैसे मान लो आपका कहीं पढ़ोगे तो वहां पर आपको कोई बताएगा ही नहीं साहब, न्यायाधीश अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ अदर जस्टिस एंड CGI अपॉइंट बेस्ड ऑन सीनियरिटी। लेकिन भैया सीनियरिटी में आपस में वाद विवाद हो गया तब आपका क्या लगता है साहब, परेड परेड और कॉलेजियम क्या होता है। अरे कौन है भाई, अभी कितने हैं साहब, 1+30 है। ध्यान से बात समझिएगा साहब। भाई ये जो एक है इनको पता है मेरा कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इन 30 में से, अपना कार्यकाल खत्म होने से इन 30 में से एक व्यक्ति का नाम क्या कर देता है साहब, ओपन कर देता है कि मेरे हिसाब से यहां पर ये व्यक्ति बैठेगा। अगर इनमें से किसी को कोई आपत्ति होगी वो किससे कहेगा, इससे कहेगा, तो ये उसका रिप्लाई देगा कि मैंने आपका नाम ओपन नहीं किया, इनका नाम ओपन किया है। क्यों किया है, ये आपस का लड़ाई झगड़ा ये झेलेगा साहब। यानी अपने जाने से पहले ये क्या कर देगा साहब, नाम ओपन कर देगा। इसी को क्या कहते हैं साहब, कॉलेजियम सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं साहब, कॉलेजियम सिस्टम। भैया कभी ऐसा हुआ जो एक है इसकी हो गई डेथ, या इसने दे दिया साहब, इसने दे दिया अपना त्याग पत्र। भाई जब ये है तब क्या लग रहा है साहब, कॉलेजियम। अगर किसी कंडीशन में ये नहीं है, अगर किसी कंडीशन ये नहीं है, इसका डेथ हो गया या इसने रिजाइन कर दिया, तब क्या होगा, तब यहां पर क्या होता है कि जो 30 में से सीनियर होता है उसको क्या बना दिया जाता है, टेम्परेरी बना दिया जाता है। अब भाई यहां पर आप बात सोचिए कि जो टेम्परेरी है, जो टेम्परेरी है, हो सकता है उसका नाम किसके लिए चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चल रहा हो। एक सेकंड,
तो ये अपना नाम खुद से तो अपना नाम ओपन करेगा नहीं कि साहब मैं बनूंगा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, तो इसका नाम कैसे ओपन हो। तो ऐसी कंडीशन क्या लगता है साहब, परेड सिस्टम। परेड सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका यूपी का जो हाई कोर्ट है वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, यानी यहाँ पर जजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे ही इंडिया के जो टॉप 9 हाई कोर्ट हैं उनके मेन जस्टिस मुख्य न्यायाधीशों को बुलाया जाएगा, और जो सीनियर व्यक्ति होते हैं, एक मान लो ये हो गया, और 30 में से मान लो 2 व्यक्ति और सीनियर चल रहे हैं, उन तीनों की फाइल, पूरा रिकॉर्ड, उनका सर्विस रिकॉर्ड, सब कुछ उन 9 लोगों के आगे रख दिया जाएगा। उन 9 में से 5 जिसकी तरफ चले जाएंगे, जिसके नाम पर मोहर लगा देंगे, वो जिसकी पक्ष में बात कर लेंगे, वही व्यक्ति क्या बन जाएगा साहब, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन जाएगा। लेकिन अभी तक वैसे 99% केसों में कौन सा सिस्टम लगता है साहब, कॉलेजियम सिस्टम लगता है। बात समझिए मेरी बात को साहब, क्लियर हो रही है नहीं हो रही साहब, थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, मेहनत का है कि भैया अगर सीनियरिटी में कोई विवाद हो तो उस विवाद में क्या लगता है, परेड सिस्टम और आपका कॉलेजियम सिस्टम। परेड सिस्टम जब आपके यहाँ पर क्या है साहब, जो मेन जस्टिस है उसकी डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे, तो ऐसी कंडीशन में 9 बड़े हाई कोर्टों के जज की एक बेंच बनती है, और उस बेंच के आधार पर क्या बना दिया जाता है साहब, एक जज को बना दिया जाता है। और कॉलेजियम सिस्टम, जो आपका मुख्य न्यायाधीश है वो अपने कार्यकाल के जाने से पहले एक नाम को क्या कर देता है साहब, ओपन कर देता है। वही किसका काम रहता है साहब, समझ गए होगे बात को साहब, क्लियर है। 30 में से कोई नहीं हो तो 30, समझ नहीं आया कौन सा, एक बार इसको मैसेज को हटा देना, मैसेज को हटा देना। भाई यहां पर क्लियर साहब, समझ गए होगे बात को साहब। ओथ्स, भैया इनको शपथ कौन दिलवाता है साहब, ओथ्स बाय प्रेसिडेंट। टेनवर, शपथ कौन दिलवा रहा है, राष्ट्रपति दिलवा रहे हैं साहब। कार्यकाल मिनिमम नो फिक्स, मैक्सिमम कितना साहब 65 ईयर, अधिकतम कितना साहब 65 साल। क्लियर साहब। न्यायाधीशों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ जस्टिस, न्यायाधीशों की योग्यता, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, एक्सवाइजेड, ये तो सब चलेंगे। मेन क्या है साहब,
किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। भैया इसकी कंडीशन क्या है? किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश या क्या रहा हो साहब? मुख्य न्यायाधीश रहा हो। या किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हो। किसी एक या एक से अधिक, डिफरेंस होता है, तीनों में फर्क होता है, तीनों में फर्क होता है। यहां पहले एक बार इसकी समझिए क्वालिफिकेशन। किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रहा हो। या किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हो, सरकारी अधिवक्ता रहा हो। या राष्ट्रपति की नजर में क्या हो साहब? लॉ स्पेशलिस्ट हो, विधि का विशेषज्ञ हो। भैया अगर आपने बीए पास कर लिया तो आपके अंदर आईएएस बनने की क्या आ गई साहब? योग्यता आ गई। आप आईएएस बन नहीं गए, आईएएस बनने की योग्यता आ गई। आपने ग्रेजुएशन जैसे ही पास कर लिया तो आप आईएएस बनने की योग्यता आ गई। तो ये क्या है कि योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। ये क्या है साहब? योग्यता है। आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन गए, जिसके अंदर ये वाली योग्यता आ जाएगी वो अपना क्या दे सकता है? एग्जाम दे सकता है। कहां जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है। जब पूरा बोर्ड उसे पास कर देता है तब वो कहां पर पहुंचता है साहब? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। ये क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन है। क्लियर साहब? आज इतना ही कराते हैं, कल इसको खत्म करेंगे, पूरा बताएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बाय।